पेड़ की जड़ों में बसा गरीब ससुराल। वाह भाभी भैया, हम सभी ने आखिर कर दिखाया। उन्हें क्या लगा था कि अगर वो हम लोगों को घर से निकाल देंगे तो हम अपने रहने का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। हमारा घर हमने खुद बनाया है, इसमें खुशी है, मेहनत है। अरे तुम सभी को मैं ऐसे ही तो नहीं रहने देता। और देखना, अभी घर का इंतजाम किया है, कल को काम भी कोई ऐसा करूंगा कि अपनी पिछली जिंदगी को दोबारा वापस लाकर ही मानूंगा। हमारे पेड़ की जड़ में बना हुआ ये घर कितना गर्म और अच्छा लग रहा है। ऊपर से ये कई दिनों के बाद गर्मा गर्म चाय मिली है। सच में आज कई दिनों के बाद लगा है कि हाँ, जिंदगी किसी चीज का नाम है। नहीं तो लग रहा था कि हम लोग कहीं यूं ही ना गुजर जाएं। पूरा परिवार ऐसे ही बैठकर बातें कर रहा था और अपनी छोटी सी जीत की खुशी मना रहा था। लेकिन देखने की बात थी कि वो लोग आखिर पेड़ की जड़ में रह क्यों रहे थे। क्या ये कोई शौक था या कोई मजबूरी? और वो सभी किसकी बात कर रहे थे? आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके साथ जो हालातों ने उन्हें पेड़ की जड़ में लाकर छोड़ा था? जानने के लिए कहानी में पीछे चलते हैं। कोमल, ये लो चाय तैयार है, तुम माँ को दे आओ। और हाँ, ये भी पूछ लेना कि आज सभी का क्या खाने का मन है। फिर जब मैं राधा को स्कूल से लेने को जाऊंगी तो आते वक्त पकाने को भी ले आऊंगी। ठीक है भाभी। अरे भाभी, इससे तो जरा सी और चाय बना लेती तो हम भी पी लेते, कितनी सर्दी हो रही है। अरे तो वो तो अभी भी बन जाएगी, बोलो अगर कहो तो बनाऊं क्या चाय, अगर पीनी हो तो। हाँ बना लो भाभी, मेरे लिए भी बनाना, मेरा भी मन है पीने का। सर्दी में तो ना पीने वाले भी चाय के मुरीद हो जाते हैं। भाभी सभी के लिए बना लो, वरना अभी हम अपनी लेकर जाएंगे तो बाद में सभी बोलने लगेंगे। अच्छा सही है, मैं चाय बना रही हूँ, तुम घर में पूछो कि सभी को क्या खाना है, फिर मुझे बाहर भी जाना है। मेघा की बात को सुनकर कोमल बस मुस्कुरा दी और बाहर जाकर सभी से उनकी पसंद के बारे में पूछने लगी। मेघा और कोमल दोनों एक अमीर परिवार की बहुएं थीं, जहां किसी भी चीज की कमी नहीं थी। दोनों बहुएं अपने ससुराल वालों के साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रह रही थीं। मेघा और कोमल के पति वरुण और आयुष एक साथ ही अपना बिजनेस संभालते थे और सब कुछ ठीक ही चल रहा था। उनके घर में कोमल और मेघा के पति, मेघा की एक बेटी, एक नंद और सास ससुर रहते थे। अभी सर्दी का मौसम था और सभी खुशी खुशी बिना किसी परेशानी के रह रहे थे। ये लो माँ जी आपकी चाय। और अब सभी बताओ कि सभी को क्या खाने का इरादा है, फिर भाभी और मैं वही बना देंगे। ये क्या बहू, बस अपनी सास के लिए ही चाय बनाई है, ससुर का क्या? ससुर को भूल गई? मैं जानती थी कि बाबा आप और बाकी सभी घर में सभी का दिल चाहेगा कि चाय होती तो मजा आ जाता, इसीलिए आपकी भी चाय बन रही है। ये हुई ना बात। अच्छा बताओ तो अब के क्या खाना है सभी को आज के खाने में? वही तो मैं और भाभी आपसे पूछ रहे हैं। भाभी जितनी सर्दी हो रही है ना, मन कर रहा है कि कुछ गर्मा गर्म बने। माँ, मछली के कबाब कैसे रहेंगे? काफी दिन से खाए भी नहीं है। अरे वाह, क्या चीज बताई है माँ, चलो तय हुआ, मछली के कबाब ही बनेंगे। ये लीजिए सभी के लिए चाय। और क्या डिसाइड किया है? मछली के कबाब अच्छा ऑप्शन है, काफी दिन भी हो गए बनाए हुए। ठीक है, तो अब जब मैं राधा को लेकर आऊंगी स्कूल से तब मछली ले आऊंगी। वैसे भी कबाब बनाने में वक्त ही कितना लगता है, वही बन जाएंगे। मेघा ने ऐसे बोला वैसे ही किया। उसने मछली के कबाब बनाने को राधा को स्कूल से ले लेने के बाद बाजार से मछली ली और इतनी मछली ठीक भी रहेगी, कहीं कम ना पड़ जाए। वैसे भी घर में तो सभी को मछली के कबाब खाने बड़े पसंद है। काम करती हूँ 1 किलो मछली और ले लेती हूँ, एक दफा को ज्यादा हो जाए लेकिन कम ना पड़े। भैया 1 किलो मछली और कर दो। माँ, ये मछली है? वही मछली है ना ये जो हमारी मैम पढ़ाती है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। क्यों, है ना माँ? अरे वाह, मेरी लाडो को तो बहुत सारी कहानी याद है। हाँ, ये वही मछली है। चलो चलो, अब हमने इसको ले लिया है ना, अब हम इसके गर्मा गर्म कबाब बनाएंगे और खाएंगे। चलो चलो बेटा। मेघा की बात को सुनकर राधा मुस्कुराने लगी, जिसके बाद वो दोनों माँ बेटी घर को आ गईं और मेघा ने अपनी देवरानी कोमल के साथ मिलकर मछली के कबाब बनाए और सभी को खिलाए। ऐसे ही खुशी खुशी कमला के परिवार का सिलसिला चल रहा था। उनका काम अच्छा था, घर के लोग मिलनसार थे, जिसकी वजह से कमला काफी खुश रहती थी। उनके घर में कोई कमी नहीं थी कि आज के दिन। वरुण जी, जो मैंने बोला था वो काम आपने किया कि नहीं? नहीं कोमल, अभी नहीं किया है। और अगर भैया ने भूले से भी उन कागजों को पढ़ लिया ना तो हमारी खैर नहीं है। अरे तुम्हारे भाई हैं, कितने सालों से साथ हैं, लेकिन क्या उन्हें आपके ऊपर जरा भी भरोसा नहीं है? कुछ भी बहाना कर दो कि किसी डील के पेपर से कुछ भी, और ऐसा मौका देखना जब वो बिजी हो, तब देखना कि कैसे वो साइन कर देंगे और हमारा काम बन जाएगा। हाँ, कहने में तो ये बड़ी बातें आसान हैं,
लेकिन भाई के दस्तखत लेना इतना आसान नहीं है। चलो, या तो आज हमारी जीत हो गई या फिर हम काम से गए, कुछ तो आज होना ही है। अरे आज हमारी जीत पक्की है वरुण जी, बहुत मचा ली हमने गुलामी इन घर वालों की, अब तो हमारी जीत ही होगी। आज ही मैंने असली घी के लड्डू भी चढ़ाए हैं मंदिर में। वरुण और कोमल दोनों के दिमाग में ही शैतानियत चल रही थी। कोमल ने वरुण को समझाया, जिसके बाद वरुण घबराते हुए अपने भाई आयुष के पास गया, जो क्लाइंट्स के कॉल्स को रिसीव करने में बिजी था। भैया। हाँ जी वही। हाँ बोलना। भैया ये डील के कागज हैं, इनको जरा साइन कर दो। हाँ ला करता हूं। अरे हाँ, वो बात तो मैं बोल रहा था कि आयुष ने बिना देखे ही पेपर्स को साइन कर दिया, जिसके बाद अरे वाह भाई, तुमने तो मेरा काम कितनी आसानी से कर दिया। जी तेरा क्या काम हो गया? चल बे, हम निकल तू मेरी कंपनी से, अब से ये कंपनी और बंगला मेरा ही है। अरे तुझे हो क्या गया है? भाई ये किसी डील के नहीं, इस कंपनी और हमारे घर के कागज हैं और इन पर साइन करके आपने सब कुछ मेरे नाम कर दिया है। कुछ समझ आया क्या? कुछ देर को आयुष ऐसे ही खड़ा रह गया। उसे अपने भाई की बात पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जिस भाई को वो जान से ज्यादा प्यार करता है वही उसको धोखा दे देगा। नहीं वरुण, तू ऐसा नहीं कर सकता। वो घर, ये कंपनी, ये तो सब हम दोनों भाइयों का है ना। कह दे कि ये सब झूठ है। तूने बस एक झूठ बोला है, मुझे डरा रहा है ना तू। अरे काहे का? आज क्या अप्रैल फूल डे है? बोल। वरुण तू? आयुष को जरा भी यकीन नहीं आया कि उसका भाई उससे धोखा कर गया था। वरुण ने आयुष को धक्के मारकर कंपनी से निकाल दिया और आज के दिन जल्दी ही सभी एम्प्लॉय की भी छुट्टी कर दी। कुछ ही देर के बाद दोनों भाई अपने घर को आ गए, जहां वरुण आयुष को धक्का मारता हुआ घर में ला रहा था। अरे चल, अब तू जा यहां से, और हाँ, अपने परिवार को लेकर जाना नहीं भूलना। वरुण, तूने मेरा दिल दुखाया है। मैं तुझ पर आंख मूंद कर भरोसा करता हूं, लेकिन तूने आज। अरे चल, तेरी राम कथा खत्म नहीं होगी। मुझे नहीं सुननी तेरी ये रामायण, समझ आया? अपने परिवार को ले और निकल जाए यहां से। वरुण तू? क्या बात है, क्या हुआ है वरुण? ये क्या तरीका है अपने बड़े भाई से बात करने का? हाँ, क्या बढ़िया, हमेशा बजती रहती है और ज्ञान देती रहती है। तुम सभी को मुझे सालों पहले घर से निकाल देना चाहिए था। भाई, ये आप माँ से किस तरह से बात कर रहे हो? अरे चल चुप रहे, मुझे सीख नहीं देना। अरे बता ना इन सभी को भी कि अब ये घर तुम्हारा नहीं है, बता। माँ, बाबा, पूर्वी, मेघा, सब यहां से चलो, अब यह घर हमारा नहीं है। क्यों ये घर अब हमारा नहीं है? क्योंकि ये घर अब हमारे नाम हो चुका है, क्यों है ना वरुण जी? सही कहा कोमल ने, चलो निकलो यहाँ से। वरुण ने ऐसे बोलकर प्रॉपर्टी के कागज निकाल कर दिए, जिसके ऊपर आयुष के दस्तखत थे और उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि वो घर और कंपनी अब उसके नाम हो चुके हैं और वरुण जिसको अपने साथ रखना चाहे रख सकता है और जिसको चाहे काम और घर दोनों से बेदखल कर दे। और इसी का फायदा उठाकर वरुण ने सभी को ही घर से निकाल दिया। वरुण, तूने हमें निकाला तो है, लेकिन याद रखना कि तू कभी खुश नहीं रह पाएगा। ये तेरी माँ की बद्दुआ है, समझ आया? अरे जाओ, अपनी बद्दुआ वाले मुंह को लेकर निकलो। जाओ माँ जी, ना आपका चेहरा यहाँ दिखाई देगा और ना ही किसी को आपकी बद्दुआ लगेगी। आई बड़ी हमें बद्दुआ देने वाली। कोमल ने ऐसे बोलकर पूरे परिवार को घर से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया। बहुत ज्यादा सर्दी थी, ऐसे में दोनों पति पत्नी को अपने परिवार की हालत पर जरा भी तरस नहीं आया और उनके मुंह पर ही दरवाजे बंद कर दिए। अरे वाह वरुण जी, आज तो आपने ऐसा काम किया है ना कि मन कर रहा है आपके मुंह में लड्डू रख दूं। वैसे तो कभी आप मुझे खुश नहीं करते, लेकिन आज तो आपने कमाल ही कर डाला, सच्ची में। अरे चलो कोमल, पार्टी करते हैं। इस जीत को तो मैं कब से पाना चाहता था कि ये घर काम सब मेरा हो जाए, तो मैं जितना खुश रहूंगा। आज आखिर में ये दिन आ ही गया। चलो आज तो जश्न मनाने की रात है। वरुण की बात को सुनकर कोमल भी खुश हो गई और दोनों पति पत्नी अपनी पार्टी करने का हिसाब लगाने लगे। वहीं उनका परिवार बाहर सर्दी में ठिठुर रहा था। माँ, बाबा, आप दोनों ठीक तो है ना? भैया, हम लोग अब कहाँ जाएंगे? हमारे बेदर्दी भैया ने तो हमें बिना सोचे समझे ही घर से निकाल दिया। अब हमारा क्या ठिकाना बनेगा? सर्दी भी कितनी हो रही है। अब मैं क्या बताऊं पूर्वी कि हम कहाँ जाएंगे। सर्दी बेहिसाब है और वरुण ने भी तो हमें यूं ही घर से निकाल दिया। अब तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है।
और ऐसे मजबूर को कौन ही घर देगा। आयुष परेशान सा चल रहा था। मेघा भी बिल्कुल चुप थी क्योंकि उसे अपनी देवरानी से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं थी। मेघा अपनी बेटी को लिए एकदम चुप चल रही होती है। मेघा भाभी, आपको क्या हो गया, कुछ तो बोलो। कुछ नहीं, बस ये सोच रही थी कि लोग कितनी आसानी से शरीफ लोगों के साथ खेल जाते हैं ना। हमें तो पता ही नहीं चलता है कब लोग हमारा फायदा उठा लेते हैं। अरे बाबा, आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन जैसी सर्दी पड़ रही है उसको देखकर तो नहीं लगता कि हमें और बाहर रहा तो ठीक रहूंगा। बेटा आयुष, कोई कमरा देख, अब नहीं झेला जाएगा। अरे हिमेश को सर्दी की वजह से चक्कर आ गया था। वहीं दूसरी तरफ वरुण एकदम मौज में था। हिमेश को चक्कर आने से आयुष परेशान हो गया और उसने कुछ जगह कमरे की बात भी की, लेकिन इतने मजबूर परिवार को कौन ही कमरा वगैरह देना चाहता। देखो भाई, कमरा तो है लेकिन पैसे एडवांस ही देने होंगे। 1 महीने के पैसे एडवांस दो और रह लो कमरे में। अरे भाई, मेरे पास देने को एडवांस नहीं है। क्या हम 1 महीने रह लें, उसके बाद आपको किराया मिल जाएगा? अरे नहीं जी नहीं, आपकी हालत को देखकर लगता नहीं है कि आप 1 महीने रहने के बाद किराया दे पाएंगे, इसलिए नहीं भाई। बेटा, भरोसा तो करके देखो, हम तुम्हारे भरोसे को टूटने नहीं देंगे और यकीन पर ही तो दुनिया कायम है ना। तो फिर तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं अम्मा जी, हाँ आपने सही बोला है कि यकीन पर दुनिया कायम है, लेकिन अभी मुझे पैसों की जरूरत है और पैसों को कमाने का मेरे पास बस एक ये कमरा ही सहारा है, इसलिए आप लोगों को मैं ये तो नहीं दे सकता। माफ कीजिएगा, आप कहीं और घर देख लीजिए। रमेश की बात को सुनकर पूरा परिवार उदास सा लौट आया। कुछ देर ऐसे ही भटकने के बाद आयुष को कोई ठिकाना नहीं मिल पाया और अब वो भटकते भटकते शहर से दूर जंगल में आ गई थी, जहां अब रुक भी जाइए, हम क्यों चलते जा रहे हैं? अब जंगल आ गया है और आगे को जंगल और घना हो जाएगा। शाम होने वाली है, हम इसको पार नहीं कर सकते। क्या पता कि कितना गहरा जंगल है, इसीलिए यहीं रुक जाइए। यहाँ रुकने के बाद हम क्या करेंगे बहू? तू पीछे ही रोक देती तो कम से कम बसावट तो थी, यहाँ पर तो कुछ नहीं है। माँ जी, बसावट में रुकने की तो हिम्मत ही नहीं हो पाई। क्या है ना कि ये दुनिया बड़ी ही बेदर्दी है, मजबूर की मदद करने के बजाय तमाशा बनाती है। अब यहाँ है, भले ही तन्हाई है लेकिन रुसवाई तो नहीं है। वैसे भी हमें कोई अपने घर की छत का साया नहीं देता, तो इन पेड़ों के साए में ही रात गुजार लेंगे। वैसे भी जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। माँ, वरुण भैया कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जैसे उन्होंने हमें तड़पाया है ना, वैसे ही वो भी तड़पेंगे। देखना माँ, अब उनकी बुराई उनके ऊपर भारी पड़ेगी। बहुत सर्दी लग रही है माँ, जैसे ही सर्दी हमारे सीने को चीरते हुए बाहर हो रही है ना, वैसे ही वरुण भाई के सीने में भी ऐसे ही दर्द उतरेगा। जो औलाद अपने माँ बाप का दिल दुखाए वो औलाद कहने के लायक ही नहीं है। बहू बेटा, यहीं आग जला लो, शाम होने वाली है, रात को ये सर्दी नहीं झेली जाएगी। माँ बाबा, बहुत सर्दी लग रही है। सभी घर वालों को कांपता हुआ देखकर आयुष और मेघा ने आसपास से लकड़ी बीनना शुरू कर दिया। वहीं पर एक बहुत ही मोटे तने का बड़ा सा पेड़ था, जिसकी शाखाएं काफी दूर तक फैली हुई थी। पूरा परिवार उसी की ओट में बैठ गया और आग जलाकर वहीं पर हाथ सेकने लगा। अब आग जलाकर तो कुछ सही सा लग रहा है। वो तो अच्छा है माँ कि यहाँ पर पेड़ है, जिसकी ओट में बैठकर हमने आग जला ली है और यहाँ पर हमें हवा भी नहीं लग रही है। अगर ये पेड़ ना होता ना तो दिक्कत बन गई होती। भगवान जी कभी किसी गरीब को ऐसे मुसीबत में नहीं डालते हैं कि उसके पास कोई चारा ही ना बचे। मुसीबत में पड़े हुए इंसान के कदम वहीं चल पड़ते हैं जहां उसके लिए मदद हो। समझ आया? बाबा को तो देखो, आज इतना चले हैं कि इन्हें तो नींद ही आ गई। देखो तो दादाजी के खर्राटे। अरे राधा को भी हंसी आ रही अपने दादा के अजीब से खर्राटे सुनकर। बेटा अभी गरमाई है, आग भी जल रही है, कुछ देर को सभी नींद भर लो। जी माँ जी, आपने सही कहा। आज तो हम लोग सारा दिन बस चले ही चले हैं। अब यहाँ कुछ सर्दी से राहत है तो हमें यहाँ कुछ देर का आराम कर लेना चाहिए। क्या पता फिर ये आराम नसीब हो या ना हो। मेघा की बात को सुनकर पूरा परिवार ही आंखें बंद करके लेट गया, जिसके बाद उन सभी को कुछ देर को नींद आ गई। लेकिन गरीबों को इतनी आसानी से परेशानी पीछा कहाँ छोड़ती। जैसे ही रात हुई और आग जरा सी बुझी तो एक बाघ इंसानों को सूंघता हुआ इस पेड़ के अंदर को आने लगा। सभी सो रहे थे। धीरे धीरे बाघ गुर्राता हुआ आ ही रहा था कि तभी मेघा की आंख खुल गई और हे भगवान, ये राक्षस यहाँ कैसे? बाघ, बाघ! माँ जी, बाबा जी, आयुष जी, जल्दी से उठिए। बाघ!
मेघा ने सभी को जगाया। बाघ अभी दूर था, लेकिन मेघा को डरता देखकर उसने अपनी रफ्तार को बढ़ा दिया। लेकिन तभी मेघा ने एक जलती हुई लकड़ी को निकाला और उसे बाघ की आंख से लगा दिया, जिससे कि वो करहाता हुआ डर कर वहां से भाग गया। लेकिन अब पूरे परिवार की जान भी हलक में आ गई थी। ये सब क्या था? माँ शेर आ गया, वो हम सभी को खा जाएगा क्या? माँ बाबा, हम सभी जिंदा तो है ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बाघ हमें मार गया और हम बस अब। कैसी बात कर रही हैं? हम सभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जगह सुरक्षित नहीं है। मैं और आग जलाता हूँ, जो कोई जानवर यहाँ हमारे पास ना आ पाए। आयुष ने और आग जला दी, जिसके बाद पूरे परिवार की रात डरते हुए और जागते हुए गुजरी। नन्ही राधा भी इतनी डर गई थी कि वो भी एक मिनट को नहीं सोई। ऐसे ही अगला दिन निकला और सूरज की रोशनी ने पूरे परिवार को राहत दी। लेकिन जिस जंगल में वो थे वो काफी डरावना था। कल शाम के वक्त तो ये जंगल जरा भी खतरनाक नहीं लग रहा था, लेकिन ये तो जंगली जानवरों वाला ही जंगल है। हे भगवान, हम तो न जाने कहाँ ही आ गए हैं। अरे बहू, क्या देख रही है? माँ, ये खरगोश देखो, ये बार बार अपने बिल से निकलता और फिर अंदर चला जा रहा है। ऐसा क्यों? बहू, क्योंकि ये बिल इसका घर है और ये अंदर इसीलिए जा रहा है क्योंकि अंदर की तरफ को गर्माई है और बाहर आकर इसको सर्दी लग रही है, इसीलिए बार बार ये बिल के अंदर जा रहा है। और इस पेड़ के तने में भी एक गिलहरी ऐसा ही कर रही है। माँ, क्या भाभी, आप माँ से बेकार की बातें कर रही हैं। यहाँ अपने रहने को तो जगह नहीं है और आप हो कि जानवरों के घर देख रही हो। इनसे क्या होगा? अपने लिए कोई रहने का ठिकाना ढूंढो। मैं सोच रही थी कि क्यों ना हम लोग इस बड़े पेड़ को इन जानवरों की तरह ही अपना घर बना ले। जैसे इस गिलहरी ने इस तने को खोदा हुआ है, वैसे ही हम इसको अपना घर बनाएंगे, और जैसे इस खरगोश ने इस जड़ को खोदा हुआ है, हम अपना घर नीचे तक बढ़ाएंगे। बोलो माँ जी, सही है क्या? लगता है कि एक दिन की सर्दी ने तेरा दिमाग हिला दिया है बहू, इसीलिए तू ये बेकार की बातें कर रही है। भला ऐसा भी कहीं होता है क्या कि हम इस तने को ही अपना घर बना ले? ऐसा भी कहीं होता है क्या माँ जी की एक अच्छा खासा परिवार रह रहा हो और उसमें एक बेटा चालाकी करके खेल जाए? ऐसा भी तो कम ही होता है। या कहो हमने ऐसा नहीं देखा तो होता ही नहीं है, क्यों है ना? लेकिन ऐसा नहीं है माँ जी, ऐसा होता है। इसीलिए हम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं तो कुछ ना करने से तो कुछ करना अच्छा है। मेघा की बात सभी को समझ आ गई और आयुष बोला, थोड़ा अटपटा है लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। वैसे भी अब हमें यहीं पर कोई घर बनाना पड़ता, तो चलो इस पेड़ को ही अपना घर बनाते हैं। इसका तना काफी चौड़ा है, तो हम इसको आगे से खोदकर इसमें एक कमरा बनाएंगे और बाकी की जगह से नीचे को सीढ़ी लगाकर रास्ता निकालेंगे जो जड़ तक जाएगा, और वहां हमारा मेन घर होगा। ऐसा मैंने डिस्कवरी पर देखा था। ऐसे अनोखे आइडियाज भी काम कर जाते हैं। चलो काम पर लगते हैं। यहीं पास में पत्थर है, तो चलो उनसे खुदाई शुरू करते हैं। आयुष और मेघा की बात मानकर पूरा परिवार खोदना शुरू कर देता है। कुछ ही देर के बाद कमला और हिमेश हांफने लगे और, माँ बाबा, आप लोग रहने दो, हम है ना, हम ये कर लेंगे। अरे नहीं, अब मैं भी ये और नहीं कर पाऊंगा, और वो इसलिए क्योंकि मुझे बाहर से घर को ढकने को दरवाजा बनाना है। एक रात पहले एक हादसा हो चुका है। मैं नहीं चाहता हूं कि अब किसी और जानवर को मौका मिले कि वो हमारे परिवार को तंग कर पाए। आयुष की बात पर मेघा और बाकी सबने अपनी हामी दी, जिसके बाद आयुष ने लकड़ियों से दरवाजा बनाना शुरू कर दिया। मेघा और पूर्वी दोनों पूरी मेहनत से पेड़ को खोद रही थी। जितना आसान दिखाई देता है इतना है नहीं। ये पेड़ को अंदर से खोखला करना तो बड़ा ही मुश्किल है। हाँ भाभी, लेकिन इससे हमें ही फायदा होगा। चलिए, आप हिम्मत नहीं हारना, हम ये काम कर सकते हैं। पूर्वी की बात को सुनकर मेघा में भी हिम्मत आ गई। ऐसी शाम हो गई और अपनी हिम्मत के बल पर घर वालों ने पेड़ के तने को एक कमरे में बदल दिया था, जिसके आगे उन्होंने दरवाजा लगाया। और अब रात हो चुकी थी। पूरा परिवार आग जलाकर उसी के अंदर को बैठा था। यहाँ कितना आराम है ना सर्दी से। थोड़ी थोड़ी सर्दी लग रही है लेकिन ज्यादा नहीं, और वो इसीलिए क्योंकि हम पेड़ के तने के अंदर बैठे हैं। अभी तो इस पेड़ की बड़ी बड़ी जड़ों के अंदर और भी ज्यादा गर्माई होगी। यहाँ देखना, तुम ये कहोगे कि इन फटी पुरानी सी शॉल की भी जरूरत नहीं है। कुछ देर को शांत हो जाओ। सुनो, कुछ आवाजें आ रही है। अरे नहीं, ये तो बाघ की आवाज है। लगता है कि वो चिड़ा हुआ बाघ आज फिर से आया है। एकदम शांत रहना। आज अगर इसको हमारी भनक नहीं हुई तो ये दोबारा नहीं आएगा। एकदम शांत रहना। बाघ ने काफी देर तक उस जगह पर पहरा दिया, लेकिन उसे कोई इंसान दिखाई नहीं दिया, जिसके बाद वो वहां से चला गया। गरीब परिवार की जान हलक में अटक गई थी और बाघ के जाने के बाद ही उनकी जान में जान आई। ऐसे ही अगला दिन निकला और आज के दिन मेघा और पूर्वी मिलकर घर को नीचे की तरफ से खोद रही थी। वो जड़ में घर बना रही थी।
तो आयुष घर का लकड़ी का सामान जैसे स्टूल, रैक वगैरह बना रहा था। और अजी जरा घास और लेकर आइए, थोड़ी बड़ी चटाई बनानी है। दादी माँ, आप घास की चटाई बना रही हो? अरे वाह, अब हम इस पर सोएंगे। भाभी ऊपर का भाग तो बड़ा सख्त था, लेकिन जड़ खोदने में ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। देखो तो कितने अच्छे से जड़ खोद रही है, आराम से। हाँ, तो जड़ नर्म होती है ना। अच्छा बताओ, ये जड़ काफी बड़ी है, इसको कितना बड़ा खोदें? इसको ज्यादा खोद देते हैं भाभी, फिर इसी को हम एक तरफ से बेडरूम, एक तरफ से लिविंग रूम और एक तरफ से किचन में बांट देंगे। सही कहा। पूर्वी की बात को सुनकर मेघा ने वैसे ही काम करना शुरू किया, जिसके बाद आज भी उन सभी ने शाम तक काम किया और अब उनका पेड़ की जड़ वाला घर बनकर तैयार था। कमला की बनाई हुई घास की चटाई और आयुष के बनाए थोड़े लकड़ी के सामान को उन्होंने अंदर रखा और अब पूरा परिवार रात को अपने घर में बैठकर चाय पी रहा था। वाह भाभी, भैया, हम सभी ने आखिर कर दिखाया। उन्हें क्या लगा था कि अगर वो हम लोगों को घर से निकाल देंगे तो हम अपने रहने का इंतजाम नहीं कर पाएंगे। हमारा घर हमने खुद बनाया है, इसमें खुशी है, मेहनत है। अरे तुम सभी को ऐसे ही तो नहीं रहने देता। और देखना, अभी घर का इंतजाम किया है, कल को काम भी कोई ऐसा करूंगा कि अपनी पिछली जिंदगी को दोबारा वापस लाकर ही मानूंगा। हमारा पेड़ की जड़ में बना हुआ ये घर कितना गर्म और अच्छा लग रहा है। ऊपर से ये कई दिनों के बाद गर्मा गर्म चाय मिली है। सच में आज कई दिनों के बाद लगा है कि हाँ, जिंदगी किसी चीज का नाम है। नहीं तो लग रहा था कि हम लोग कहीं यूं ही ना गुजर जाएं। पूरा परिवार ऐसे बैठकर बातें कर रहा था और अपनी छोटी सी जीत की खुशी मना रहा था। चाय पीते पीते ही आयुष बोला, वैसे अगर हमारे घर में एक अलमारी बन जाए माँ, तो इसमें हम मिट्टी के बर्तन बनाकर रख सकते हैं। मैं कल को बनाऊंगा एक अलमारी। सही कहा आपने, मिट्टी के बर्तन और मिट्टी का चूल्हा। हाँ, मिट्टी के चूल्हे पर तुम खाना बना लिया करना और मैं तुम्हारे लिए एक अलमारी बना दूंगा। बोलो ठीक है ना? हाँ ठीक है, अब तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। आप जुगाड़ करना और मैं घर को संभालूंगी। कल तुम्हारी अलमारी बनाने के साथ साथ मैं काम भी देखने को निकलूंगा। कोई काम करूंगा तो घर की जरूरत भी पूरी होती रहेगी। आयुष की बात पर सभी ने गर्दन हिला दी, जिसके बाद फिर वो सभी गरमाई में सो गए। आज पहली बार कई दिनों के बाद गरीब परिवार को अच्छी नींद नसीब हुई थी। उन सभी ने खूब अच्छी नींद ली, जिसके बाद जल्दी उठकर आयुष ने एक लकड़ी की अलमारी बनाना शुरू कर दिया। बस ये जल्दी से बन जाए, फिर उसके बाद मुझे काम पर भी निकलना है, किसी काम की तलाश में। आयुष ऐसे ही खुद को हिम्मत देने लगा कि तभी वहां मेघा उसके पास चाय लेकर आई। आयुष जी, चाय ले लीजिए। हमारे पास यहाँ पीने को बस लाल चाय ही है, इसी से काम चला लीजिए अभी तो। जानता हूँ कि अभी यही है, लेकिन तुम चिंता मत करो। जब मैं काम करूंगा ना, तो फिर हमें यह चाय लाल पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयुष की बात को सुनकर मेघा बस मुस्कुरा दी, जिसके बाद आयुष ने अलमारी बनाई और वो काम की तलाश में निकला। कुछ ही देर के बाद उसे मजदूरी का काम मिल गया, जिसको ही आयुष ने छोड़ा नहीं और परिवार का पेट पालने को उसने मजदूरी करना शुरू कर दिया। ऐसे ही अब लगभग गरीब परिवार को पेड़ की जड़ वाले घर में रहते हुए 1 महीना गुजर गया था। आयुष भी रोजाना मेहनत से काम करके अपने परिवार का पेट भर रहा था। अब सब कुछ वहां ठीक हो गया था, तो वहीं दूसरी तरफ। अरे राहुल जी, अरुण जी, आप क्यों अचानक से अपनी डील्स को मुझे देने को मना कर रहे हो? अरे सुनो तो सही। अरे मना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें नहीं लगता कि आपके साथ प्रोजेक्ट करके हमें कोई फायदा मिलेगा। आपके बड़े भाई तो बिजनेस के बादशाह थे और आप यहाँ अनाड़ी। हम कैसे आपके ऊपर भरोसा कर लें कि आप हमारे काम में घाटा नहीं करवाएंगे? माफ कीजिएगा, हम ये डील आपको नहीं दे सकते। देखिए, हमें पहले पता नहीं था कि आपके भाई आपके साथ नहीं है, लेकिन अब पता चल गया है, तो अब हम आपको ये डील नहीं देंगे। वरुण के साथ सभी क्लाइंट उसका साथ छोड़ रहे थे और अरे नहीं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। नहीं, मुझे भाई को ढूंढना पड़ेगा। वरुण ने फैसला कर दिया था कि अब वो अपने भाई को वापस लाएगा, जिसकी वजह से उसकी पत्नी से बहस भी हो गई और वरुण आयुष का पता ढूंढने लगा। काफी भटकने के बाद उसे आयुष का घर मिला और उसने दरवाजे पर दस्तक देना शुरू किया। सभी घर में ही थे। अरे मैं जाकर देखता हूं कि कौन आया है। तू? बाबा मुझे माफ कर दो, घर वापस चलो ना। अरे लौट जा यहां से, हमें तेरी शक्ल भी नहीं देखनी है। आवाज सुनकर सभी बाहर आ गए और वरुण सभी से पैरों में बैठकर माफी मांगने लगा। मैं कोमल की बातों में आ गया था, लेकिन आपके जाने के बाद पता चला कि आपकी अहमियत क्या है। सच में मैं अपने किए पर बेहद से शर्मिंदा हूं। आप लोग घर चलिए, सब कुछ आपका है। मान जाओ ना माँ भाई।
वरुण ने कदमों में बैठकर माफी मांगी, जिसके बाद मान जाइए ना, देवर जी ने जो किया बातों में आकर किया। हर एक इंसान को एक मौका तो मिलना ही चाहिए ना, इसीलिए माफ कर दीजिए। मेघा की बात को सुनकर परिवार वालों ने वरुण को एक और मौका देने का फैसला कर लिया और वो अपने घर लौट गई। सभी से मिलकर कोमल पानी पानी हो गई, लेकिन मेघा ने उससे हंसकर बात की। कोमल ने भी सभी से माफी मांगी और सभी मिलजुल कर रहने लगे।